बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे CEO हैं शरीफ ख़ानदान के, जिनको गिरफ़्तार किया गया था। CFO चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मोहम्मद उस्मान, जो कि शरीफ ख़ानदान के हैं। उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनको गिरफ़्तारी के बाद नैब ने बड़ी अहम डेवलपमेंट की है CFO के हवाले से। और नैब ने आज बताया है एहतसाब अदालत में कि वो जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मोहम्मद उस्मान, वो वादा माफ़ गवाह बनने को भी तैयार हैं और वो सारे के सारे जो जुर्म किए हैं शरीफ ख़ानदान के लिए, शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सारे का सारा जुर्म कबूल कर चुके हैं। और उसने इतराफ़ कर लिया है कि वो अब तक क्या करते रहे हैं और किस तरह से शरीफ ख़ानदान मनी लॉन्ड्रिंग करता था और किस तरह से शरीफ ख़ानदान ने आवाम का पैसा लूटा है। मोहम्मद उस्मान ने कहा है जी कि वो 2005 में रमज़ान शुगर मिल में उनको नौकरी में 90,000 रुपये माहाना नौकरी पर रखा गया था 2005 में। साथ वो कहते हैं कि 2006 में नवाज़ शरीफ फैमिली ने शहबाज शरीफ फैमिली से हुदैबिया इंजीनियरिंग मिल ले ली थी। उसके बाद 2007 में शहबाज शरीफ फैमिली ने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए शरीफ फीड मिल समेत दीगर कंपनियां बनाई। ये कहना था CFO का कि 2006 और 7 में ये डेवलपमेंट होती रही। शरीफ ख़ानदान के जो बिज़नेस है उसमें जो इम्प्रूवमेंट आई या जो उसमें उन्होंने मज़ीद तरक्की की। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई कंपनीज़ बनाने के लिए मोहम्मद उस्मान से फ़ंड्स से मुतल्लिक़ जब सवालात किए गए तो जिस पर मोहम्मद उस्मान ने बताया कि नई कंपनीज़ के लिए गैर मुल्की ट्रांजैक्शन और कर्जा जात के ज़राए बनाए गए। गैर मुल्की तरसीलात और कर्जा जात के लिए नुसरत शहबाज और उनके बेटों के बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, इन लोगों के अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। और 2007 से कबल गैर मुल्की तरसीलात को हमज़ा शहबाज मैनेज करते थे। 2007 से पहले हमज़ा शहबाज मैनेज करते थे। और फिर ये कहा गया कि जो सारे के सारे गैर मुल्की और फ़ौरन इनकी ट्रांजैक्शन थी, नुसरत शहबाज की जो औलाद है वो सारे के सारे मामलात को देखती थी। ये कहना था CFO का मोहम्मद उस्मान का, जिन्होंने ये सारी जो एतराफ़ किया है और नैब को के सामने सारी चीज़ों को खोल कर रख दिया है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद उस्मान से शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग के सवालात भी किए गए, जिन पर मोहम्मद उस्मान ने बता दिया कि सब कुछ सलमान शहबाज के कहने पर करता था। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, मैंने आपको पहले बताया था कि सलमान शहबाज जो कि शरीफ ख़ानदान का सबसे अमीर शख्स है, उसके कहने पर ये मनी लॉन्ड्रिंग होती थी और यही CFO मोहम्मद उस्मान बता रहे हैं। सलमान शहबाज के कहने पर वकार ट्रेडिंग कंपनी ने 600 मिलियन की जाली गैर मुल्की तरसीलात की। वकार ट्रेडिंग एक कंपनी बनाई, इन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम पर, जो रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन थे उनके नाम पर एक कंपनी खोली, उस कंपनी के अकाउंट्स खुलवाए और उन अकाउंट्स में ये गैर मुल्की तरसीलात जो सिर्फ सलमान शहबाज की फ़ौरन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 600 मिलियन रुपए की है, जो वो गैर कानूनी तरीके से करते रहे। इसके बाद रिपोर्ट में ये बताया गया कि सारी रकम चेक के ज़रिए सलमान शहबाज के ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल की गई। ताहम मोहम्मद उस्मान ने यह भी बयान दिया कि सलमान शहबाज के पास पैसा कहाँ से आता था इसका उसे नहीं मालूम। अब सलमान शहबाज क्योंकि बैरून मुल्क काम कर रहे थे और बैरून मुल्क सारे बिज़नेस को वो देखते थे, वहाँ वो कैसे पैसा कलेक्ट करते थे, कैसे पैसा वो कमाते थे, कैसे पैसा वो चुराते थे, इन चीज़ों के बारे में मोहम्मद उस्मान ने कहा कि उनके इल्म में नहीं है। जो ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में होती थी और वकार ट्रेडिंग के ज़रिए होती थी और शरीफ ख़ानदान के जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में सारा कट्टा चट्टा खोल कर नैब के सामने रख दिया, जो कि नैब ने बड़ी तफसीली इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई है। नैब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बेनामी अकाउंट्स से मुतल्लिक मुलज़िम मोहम्मद उस्मान से तहकीकात अभी जारी हैं। ये मुख्तलिफ लोगों के नाम पर बेनामी अकाउंट्स बनवाते थे, वो इनके मुलाजमीन भी थे, इनकी जो मिलों में और इनकी फैक्ट्रियों में मैनेजर्स थे, मुख्तलिफ वहाँ पर जो इनके PN थे या इनके जो गार्ड्स थे फैक्ट्रियों के, उनके नाम पर भी अकाउंट्स बने हुए थे। और हमज़ा शहबाज ने बेनामी अकाउंट्स का एक जाल बिछाया हुआ था, जिसके बारे में नैब ने यह कहा कि जो मुलज़िम है CFO मोहम्मद उस्मान, उससे पूछ जारी है और मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। ये CFO जो हैं मोहम्मद उस्मान, 3 अगस्त को उनको गिरफ़्तार किया गया था। और इनको गिरफ़्तार करने के बाद आपको याद होगा कि अता तारड़ ने भी बात की थी और बाकी जो PMLN के तबकात हैं उन सब ने ये बात की थी और इस चीज़ को कंडेम किया था, मज़म्मत की थी
कि CFO को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। यही वजह है कि ये उनका मेन मुलज़िम था और मेन मुलज़िम जब गिरफ़्तार हुआ है तो उसके बाद इनके लिए इनकी परेशानियों में इजाफ़ा हो गया है। और अब शरीफ ख़ानदान को समझ नहीं आती, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। और ये जो इतनी अहम डेवलपमेंट हुई है और अहम एविडेंस सामने आ गई है और एक नया वादा माफ़ गवाह बनने जा रहा है, वो वादा माफ़ गवाह ना भी बने, जो उसने डिटेल्स दे दी हैं और उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ इदारों से, स्टेट बैंक से और बाकी इदारों से जो सारे का सारा मटीरियल है और एविडेंस है वो कलेक्ट कर ली गई है, तो उसके बाद इनके लिए बचना अब मुश्किल हो गया है और अब इनको कोई भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे 2-3 अहम केसेस हैं। मैं चाह रहा था क्योंकि डेली इतनी डेवलपमेंट हो रही है, डेली इतने ज़्यादा केसेस हैं कि हम चाहे 3-4 वीडियो भी डेली बनाएं तो हम सारे जो मामलात हैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने चाहा कि जो आज 3-4 अहम मामलात हैं वो मैं आपके साथ मुख्तसरन बयान कर दूं और फिर इंशाल्लाह किसी दिन हम इन मामलात पे अलग अलग भी बात करेंगे। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा, ये 2 शख्सियात वो हैं जो शहबाज शरीफ के जिनको राइट हैंड समझा जाता था। ब्यूरोक्रेसी को ये हेड करते थे। जब इनको गिरफ़्तार किया गया था ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई थी, सामने आ गई थी और बड़ी मुश्किल से ये सारे के सारे मामलात को बेहतर किया गया था। फवाद हसन फवाद को वो ज़मानत मिल चुकी है, वो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं, लेकिन आहद चीमा की उनको ज़मानत नहीं मिली थी। जहाँ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम उनके ख़िलाफ़ केस है, वहीं पे जो इनके ख़िलाफ़ केस है, बड़ा अहम केस है, वो है LDA हाउसिंग सिटी स्कीम है, वो केस इनके ख़िलाफ़ चल रहा है। वो सारे के सारे मामलात भी अब नज़र आ रहे हैं। फिर इसमें एक और अहम डेवलपमेंट हुई और वो ये है कि जो इस केस के अंदर आज ये दोनों मुलज़मान पेश हुए हैं। आहद चीमा को जेल से लाया गया है, फवाद हसन फवाद भी आज केसेस में पेश हुए हैं और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। आहद चीमा के ख़िलाफ़ जो केस है 4 माह का टाइम दिया था। जब उसकी दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की थी तो कहा था कि 4 माह में आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस डिसाइड किया जाए और इस बुनियाद पर उसकी ज़मानत खारिज हो गई थी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ भी है, फवाद हसन फवाद भी है और आहद चीमा भी है। तो ये 2 बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जिनके ख़िलाफ़ लाहौर की एहतसाब अदालतों में बड़े अहम केसेस चल रहे हैं और उनमें डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा आज IG पंजाब पेश हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने तारीख़ी चित्रोल की है उस शख्स की जो पंजाब पुलिस का हेड है और पंजाब पुलिस जो अपने आप को मफौक़ुल फितरत समझते हैं और आम आदमियों के लिए जितना आम आदमियों की तज़लील हमारी पुलिस करती है शायद ही कोई और इदारा करता हो। आज जब उनसे सवालात पूछे गए, ये एक मंशियात का केस था और मंशियात में जो तफ्तीश की गई इतनी नाकिस तफ्तीश थी और उसमें जो रिकॉर्ड मुरतब किया गया तफ्तीशी जो इन्वेस्टिगेशन विंग है पंजाब पुलिस का, उसने मजबूर किया चीफ जस्टिस को कि वो तलब करें। जो IG पंजाब हैं, IG पंजाब को तलब किया जाता है। IG पंजाब जब अदालत में पेश होते हैं उनकी, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है ब्यूरोक्रेसी, हम जजेस के ऊपर बात करते हैं, नैब के जो DIGs हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है कि उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। हमारे यहाँ तो जो पुलिस है उसके सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो CSS करके आते हैं। अब CSS करने से ना उनको प्रोसीजर का पता होता है ना उनको कानून का पता होता है। जब 2 बातें पूछी हैं चीफ जस्टिस ने, उनके पास कोई जवाब नहीं था, बेसिक कानून का उनको नहीं इल्म था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा जी मैंने मरासला लिख दिया। जज साहब ने कहा भी मरासला लिखने से तफ्तीशी निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपका जो पुलिस ऑर्डर है उसमें जो कानून लिखा हुआ है तफ्तीश का क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जिसके ऊपर IG साहब ने कहा जी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहा कि CRPC में कौन सा तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का, उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है। लॉ ऑफिसर को कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आप इनको पढ़ के सुना दें कि CRPC में क्या प्रोसीजर है। लॉ ऑफिसर ने पढ़ कर सुनाया। जब सवालों का जवाब नहीं था तो IG साहब ने सलूट मारा और अदालत से चले गए और अदालत ने फिर काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया। ये हमारी हालत है, हमारी जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी और हमारी पुलिस है। उसके बाद हम चले जाते हैं शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में। आज उनकी आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। कल जब ये 18 अगस्त को समाअत हुई थी तो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में
शर्जील मेमन की बीवी भी और वालदा भी दोनों मुलज़िम हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक ज़मानत नहीं करवाई थी। जब अदालत ने, हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या बाकी मुलज़मान ने ज़मानत करवा ली है, तो नैब ने कहा बाकियों ने नहीं करवाई। अदालत ने कहा आपने ना उनको गिरफ़्तार किया है, नॉन अवेलेबल केसेस हैं, ना आपने गिरफ़्तार किया है और ना आपने उन्होंने ज़मानत करवाई है। वही हाल जो शहबाज शरीफ की फ़ैमिली और शहबाज शरीफ के बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका है, वही हाल शर्जील मेमन की फ़ैमिली का था। आज शर्जील मेमन की वालदा ने ज़मानत करवा ली है, अबूरी ज़मानत, और साथ जो अबूरी ज़मानत थी बाकी मुलज़मान की, वो आज पेश हुए हैं और उन्होंने भी आज ज़मानत ले ली है। 40 लाख के मुचलकों का हुक्म दिया है शर्जील मेमन को, 10 लाख के मुचलकों का हुक्म दिया है उनकी वालदा को, लेकिन शर्जील मेमन की वाइफ ने आज तक ज़मानत नहीं करवाई। और आज सिंध हाई कोर्ट ने सारे मुलज़मान का, शर्जील मेमन, उसकी वालदा और वाइफ और बाकी मुलज़मान का नाम ECL में डालने का हुक्म जारी कर दिया है। और अदालत ने कहा है कि जब तक केस की कार्रवाई चलती है इनका नाम ECL में होना चाहिए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ बड़े केसेस हैं, लेकिन ये जो 3 बिलियन से ज़्यादा के आमदन से ज़्यादा सासाजात उसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस है और केस है, ये बड़ा अहम केस है। अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।